तो हम पढ़ने वाले कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है? एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच सेटिस्फाइज द कंडीशन referred to in subsection 2, okay, or subsection 2A shall be a collective investment scheme। यानी कि जो भी कंडीशंस है 2 और 2A में दिया हुआ, अगर उस चीज़ को फुलफ़िल करता है कोई भी कोई स्कीम निकाला है कोई कंपनी ने या कोई अरेंजमेंट निकाला है और वो सबसेक्शन 2 और 2A में सेटिस्फाई करता है तो उसे अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानेंगे। तो ये तो हुआ अपना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। प्लस उसी के साथ साथ एक और लाइन लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट, यानी इसे भी इंक्लूड करना, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एनी पूलिंग ऑफ फंड, ध्यान से समझना, एनी पूलिंग ऑफ फंड, वन सेकेंड, थिकनेस, ठीक है, एनी पूलिंग ऑफ फंड, ठीक है, अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, यानी कोई ऐसा स्कीम है जो कि बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड विद बोर्ड, या फिर वो सबसेक्शन 3 में कवर्ड नहीं है और उसका जो स्कीम है उसमें उस स्कीम में जो अपने पैसा कलेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उसे भी अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानेंगे। तो इन शॉर्ट वापस से समरी में बता रहा हूँ, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 और 2A में है तो उसे तो अपने कलेक्टिव स्कीम मानेंगे ही मानेंगे। प्लस अगर वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करता है और बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं है, बट उसका जो स्कीम का जो वैल्यू है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो भी उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानेंगे ना। इसमें ये बात आता है पूलिंग ऑफ फंड मतलब क्या होता है। पूलिंग ऑफ फंड मतलब मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो एक कुछ भी स्कीम निकाला है, बोला है कि आप हमें 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये इस स्कीम में, और 150 करोड़ रुपया हम लोग पब्लिक से कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उस 150 करोड़ को हम लोग अपने तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। वो कोई सेबी में या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है कुछ भी वो चीज़, बट फिर भी उसको सेबी रेगुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का है। क्यों? क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ है। तो अगर 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है, कोई स्कीम निकाला है कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में है, ठीक है, और वो इंडियन सिटीजन से इस स्कीम में पैसा ले रहा है, चाहे सिटीजन से लो चाहे कंपनी से लो, जो भी लो, किसी से भी ले, कि उस इन्वेस्टमेंट का वर्थ जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानेंगे, ठीक है। शैल बी डीम्ड टू बी अ, ठीक है, इसमें पहले ही लिख दिया डीम्ड टू बी अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है। अब उसके बाद कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होने के लिए कुछ एक 5 ये शर्त भी है, ठीक है, ये 5 शर्त भी है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये क्या है और देखते हैं, रीड करते हैं वन बाय वन। एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन अंडर विच द कंट्रीब्यूशन और पेमेंट, ओके, द कंट्रीब्यूशन और पेमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल आर पूल्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द स्कीम, यानी वो 150 करोड़ है अपने एग्जाम्पल में अगर सपोज किया जाए, तो वो 150 करोड़ यूटिलाइज़ किया जाएगा एक स्कीम और अरेंजमेंट के लिए। मान लो कि मैं एक कंपनी और मुझे 150 करोड़ चाहिए और उसका मैं कुछ अपना इन्वेस्ट करूँगा कुछ किसी भी चीज़ में, चाहे वो कुछ भी बनाऊँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गुड्स परचेज़ करके सेल करूँगा, या मैं बहुत सारे एक पोर्टफोलियो बनाऊँगा किसी दूसरे कंपनीज़, बहुत सारे कंपनीज़ का, म्यूचुअल फ़ंड नहीं, ठीक है, कुछ और, म्यूचुअल फ़ंड मत समझना इसे, तो वो उसे अपने
कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानेंगे। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन और पेमेंट आर मेड टू सच स्कीम बाय द इन्वेस्टर्स यानी कॉमन पर्सन, आम आदमी, विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट, इनकम, प्रोड्यूस और प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। यानी जो पैसा लगाया जाएगा इन्वेस्टर्स के द्वारा उस स्कीम में, जो कि 150 करोड़ का है, वो इसलिए लगाया जा रहा है, उसका मोटो क्या है, टू रिसीव प्रॉफिट, या तो उससे प्रॉफिट होगा या कोई कमाई होगा या उससे कोई प्रॉपर्टी हासिल होगा, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ठीक है। तो उसे अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मानेंगे। नाउ ये जो सेकंड पॉइंट है, ये लिखना क्यों ज़रूरी था, बिकॉज सपोज़ कोई एक NGO है, कोई एक संस्था है, मान लीजिए, जो गरीब लोगों की मदद करता है। अब वो संस्था ने कोई एक स्कीम निकाला कि हम बाकी सब ये 1 साल में हम लोगों से फ़ंड, मान लीजिए कोरोना वायरस, हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल, कि जैसे PM केयर से फ़ंड है, तो वो एक NGO टाइप का ही है, तो उसमें लोग जब इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा देंगे, तो वो एक प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, ठीक है, वो एक NGO पर्पस के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो पैसा जा रहा है, भले ही वो 150 करोड़ हो चाहे 5000 करोड़ हो, बट वो उसका जो पैसा लोग डिपॉजिट कर रहे हैं PM केयर फंड में, उसका मोटो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ठीक है, विद अ व्यू टू रिसीव प्रॉफिट, ऐसा तो है नहीं। तो उसे अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं मानेंगे, और अगर अपने उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं मानेंगे तो ऑब्वियस सा बात है सेबी भी रेगुलेट उसे नहीं करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट ये चीज़ क्यों लाया गया है कि सेबी उसे रेगुलेट क्यों करेगा, क्योंकि बहुत सारे है ना, बहुत सालों से ऐसा बहुत सारा स्कीम निकल रहा है, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कंपनीज निकल रहे हैं जो कि ऐसा प्रपोज़ल निकालते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए और हम उसे आपको कमा कर देंगे। तो ये चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कोई एक बोर्ड तो होना चाहिए, कोई एक अथॉरिटी तो होना चाहिए, इसलिए सेबी को ये चीज़ सौंपा गया है, और उसे खाली उसी चीज़ के लिए सौंपा गया है, या तो वो सेबी से रजिस्टर्ड है, अगर सेबी बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियस सा बात है कि बोर्ड उसे रेगुलेट करेगा ही। मान लीजिए अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तो भी उसे बोर्ड रेगुलेट करेगा, कब, जब उसका इन्वेस्टमेंट का जो स्कीम है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तो, ठीक है। नाउ ये बात हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 3 में आता है, द प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्कीम वेदर आइडेंटिफाइबल और नॉट, ठीक है, इज़ मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि 150 करोड़ मिला और उसके बाद जो आम आदमी है उसको बोल दिया ठीक है चलो टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं है। उस इन्वेस्टर्स जिन्होंने मुझे पैसा दिया है उसी के बिहाफ में ये चीज़ मैनेज हो रहा है, वो कंडीशन भी होता है उस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इन शॉर्ट ये जो रिक्विजिट कंडीशन है, ये जो रिक्विजिट कंडीशन पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है एक तरीके से बोल दो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, ठीक है, तो ये वैसे ही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 पे आता है, द इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डे टू डे कंट्रोल। ऑब्वियस सा बात है, जो हम आम आदमी है, हम लोग का कोई डे टू डे कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए डे टू डे कंट्रोल होता, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि 1000-2000 इन्वेस्टर्स होने चाहिए, मान लीजिए 100 इन्वेस्टर्स है, सॉरी 100 नहीं, मान लीजिए 15 इन्वेस्टर्स है, 15 इन्वेस्टर्स मिलके 150 करोड़ दिए, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। और अगर वो 15 के 15 ही लोग अगर डे टू डे मैनेज कर रहे हैं तो उससे बोर्ड क्यों रेगुलेट करेगा? ऑब्वियस सा बात है। तो ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए वो, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि उससे बोर्ड रेगुलेट करे, वो तो एक प्राइवेट कंपनी टाइप का हो गया जिससे बोर्ड क्यों रेगुलेट करेगा, क्योंकि वो 15 इन्वेस्टर्स जितने भी है वो सारे के सारे डे टू डे उस कंपनी में मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशंस को, तो उससे अपनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। इसमें क्या लिखा है कि डे टू डे कंट्रोल नहीं कर सकते वो इन्वेस्टर्स, ठीक है, नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस सा बात है किसी को तो आना होगा सामने जो देखे कि हाँ भाई ये स्कीम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए ये लिखा गया है कि जो अगर डे टू डे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट,
Point number 5, any scheme or arrangement made or offered by any person satisfying the condition as may be specified in accordance with regulation. कोई और condition, ठीक है. Exceptions following scheme or arrangements, ठीक है. इसे यानी कि इन शॉर्ट ये सारे चीज़ों को एक्सेप्शंस दिया गया है, उसे अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं मानेंगे ना. किसी अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं मानेंगे. अगर कोई ऑफ़र मेड हुआ है इन्वेस्टमेंट का फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई ऑफ़र किया है, तो ऑब्वियस सा बात है वो चीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के हिसाब से रेगुलेट होगा. सेबी तो उसमें कोई रोल प्ले करेगा नहीं, इसीलिए वो चीज़ सेबी रेगुलेट नहीं करेगा. और जब सेबी रेगुलेट नहीं कर सकता है तो उससे ऑब्वियस सा बात है अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी नहीं मानेंगे. नाउ सेकेंड, डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बाय NBFC. अगर NBFC कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है तो भी उसे अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे. इंश्योरेंस भी अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर रहा है, मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम, वो तो ऑब्वियस सा बात है ना 100 करोड़ से भी ज़्यादा होता है सालाना का. इसमें ज़रूरी नहीं है कि सालाना का अपने लाइक 1 ईयर का डिपॉजिट्स अपने काउंट करता है. वो जो डिपॉजिट्स है वो कभी भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, कोई भी स्कीम होता है. अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी कोई स्कीम निकाल रहा है जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का कोई फ़ंड कलेक्ट हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसे अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं मानेंगे और ना ही उस स्कीम को सेबी कोई रेगुलेट करेगा. क्योंकि वो ऑलरेडी IRDA रेगुलेट करेगा उस चीज़ को, ठीक है. नेक्स्ट, एनी स्कीम, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ठीक है, उसे भी सेबी रेगुलेट नहीं करेगा और उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं मानेंगे, ठीक है. डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड अंडर कंपनीज़ एक्ट, यानी कंपनीज़ लोग जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उससे भी अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं मानेंगे, ठीक है. कोई नेक्स्ट, निधि कंपनी या म्यूचुअल फंड होता है, उसे भी अपने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं मानेंगे. कोई चीट बिजनेस है उसे भी अपने नहीं मानेंगे. क्योंकि वो चीट फंड एक्ट में रेगुलेट होगा. कंट्रीब्यूशंस मेड इन द नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड, ऑब्वियस बात है. नेक्स्ट, सच अदर स्कीम और अरेंजमेंट विच CG में इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड, यानी सेबी नोटिफाई कर देगा इन फ्यूचर, ठीक है. तो यही था अपना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.